नमस्कार प्यारे बच्चों। जो लोकतांत्रिक राजनीति का पहला अध्याय चल रहा है, सत्ता की साझेदारी, उसमें मैंने आपको बेल्जियम की सामाजिक संरचना के बारे में बताया और वहाँ की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में बताया। अब इसी क्रम में मैं दूसरे देश श्रीलंका के बारे में आपको बता रहा हूँ। श्रीलंका दक्षिणी एशियाई का एक छोटा सा देश है, भारत के दक्षिण में। श्रीलंका जो है सन 1948 में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश का मतलब आप समझते होंगे कि चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ। ये जो है तमिलनाडु के दक्षिण तट के कुछ ही किलोमीटर दूर में है। इसकी आबादी 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर, और इसकी जातीय बनावट भी बहुत जटिल है। इसको आपको समझना होगा कि श्रीलंका में जो है 2 भाषा बोलने वाले लोग हैं। एक हैं सियाली समुदाय के लोग जो सियाली भाषा बोलते हैं, और दूसरे हैं तमिल भाषी बोलने वाले लोग। तो जो सियाली समुदाय भाषा बोलते हैं उनकी संख्या वहाँ पे 74% है। इसका मतलब वो बहुसंख्यक हैं। श्रीलंका में सियाली भाषा बोलने वाले लोग बहुसंख्यक हैं, और तमिल भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या वहाँ पे 18% है, जो कि श्रीलंका के उत्तर और पूर्वी हिस्से में रहते हैं। उनमें 13% लोग श्रीलंकाई मूल के तमिल हैं और 5% लोग भारतीय मूल के हैं। ये भारतीय मूल के जब औपनिवेशिक शासनकाल में इनको जो है बागानों में भारत से इनके पूर्वज जो है भारत से गए थे वहाँ पे काम करने, और बाद में वहीं बस गए। तो इस प्रकार से तमिल भाषी और सियाली भाषी। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि श्रीलंका में 2 भाषा बोलने वाले लोग हैं, एक सियाली भाषा बोलने वाले और एक तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं। अच्छा, क्या हुआ कि जो सियाली भाषा बोलते हैं वे लोग जो हैं बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, और जो तमिल भाषा बोलते हैं वे हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। ये आपको समझना होगा। और वहाँ पे टोटल जनसंख्या का 7% लोग ईसाई हैं, जो कि दोनों भाषाएं बोलते हैं, सियाली भी बोलते हैं और तमिल भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पे जो है श्रीलंका में, अब आपको समझना होगा कि वहाँ पे क्या है कि एक तो सियाली भाषा बोलने वाले लोग हैं, दूसरे तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं, और वहाँ पे जो सियाली भाषा बोलते हैं वो बौद्ध धर्म वाले हैं, जो तमिल भाषा बोलते हैं वो हिंदू और मुसलमान हैं, और एक 7% लोग जो वहाँ पे क्या है ईसाई हैं, जो दोनों भाषाएं बोलते हैं, तमिल भी और सियाली भी। तो इस प्रकार से अगर प्रश्न आएगा कि श्रीलंका में कौन कौन से धर्म हैं, तो बौद्ध धर्म, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई, ये आपका प्रश्न भी यहाँ पे क्लियर हो गया। तो जब जो है श्रीलंका 1948 में स्वतंत्र राष्ट्र बना, तो वहाँ पे जो है संविधान का निर्माण हुआ, और लोकतांत्रिक अधिकार आधार पे जो है चुनाव हुए। लेकिन वहाँ पे क्या थे, सियाली भाषा बोलने वालों का बहुमत था। तो इस प्रकार से वहाँ के नेता ज़्यादा चुन करके सियाली भाषा के लोग चले गए। तो सियाली भाषा के नेताओं ने शुरू से ही बहुसंख्या के आधार पे अपना प्रभुत्व जमाना चाहा। वहाँ पे उन्होंने वहाँ के संविधान में सन 1956 में एक संशोधन किया, और सियाली भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया और तमिल भाषा को किनारा कर दिया। उसके बाद विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सियाली भाषा बोलने वाले लोगों को प्राथमिकता दी गई। और तीसरी बात यह है कि वहाँ पे बौद्ध मत को या बौद्ध धर्म को सरकारी संरक्षण दिया गया। अब जब सरकारी फैसले एक एक करके सरकारी फैसले आए, तो तमिल भाषा बोलने वाले लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी हो गई। उन्हें अपने ही देश में बेगानापन महसूस होने लगा, और इस नाराज़गी से श्रीलंका तमिलों ने अनेक राजनीतिक पार्टियां बनानी शुरू कर दी।
उन्होंने मांग रखी सरकार के सामने कि एक तो उन्होंने तमिल को राजभाषा की मांग की कि तमिल को राजभाषा बनाया जाए। दूसरी मांग उनको क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग की, और तीसरी मांग उनकी थी रोजगार के समान अवसरों की मांग, कि सभी लोगों को समान रोजगार मिले, तमिल को राजभाषा का दर्जा मिले, और क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग की उन्होंने। लेकिन जो वहाँ की सरकार थी उन्होंने उनकी मांगों को ठुकरा दिया, जिस प्रकार से तमिलों में धीरे धीरे नाराजगी बढ़ती गई। और 1980 के दशक में उत्तर पूर्व श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम का मतलब होता सरकार, स्वतंत्र तमिल इलम बनाने को लेकर के अनेक राजनीतिक संगठन बनने लगे। अब दोनों समुदायों में टकराव होने लगा, वहाँ पे गिरोह युद्ध हुआ, दोनों समुदायों के हजारों लोग मारे गए, कई लोग अपने मुल्क को छोड़ करके शरणार्थी बने, कई गुना लोगों का रोजगार समाप्त हो गया और बेरोजगार हो गया। आज भी श्रीलंका में तमिलों में नाराजगी है। तो ये उदाहरण आपका है। अगले वीडियो में मैं इसी पार्ट का दूसरी वीडियो बनाऊंगा।